राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस का 51 बैलों का रथ चंद्रबाबू की। पापा देखिए, राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस का 51 बैलों के रथ का तवारीखी जुलूस इतिहासगत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत की अपनी आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी थी, जिन्होंने अपनी बुद्धिमता, साहस और शौर्य के दम पर अंग्रेज सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, और जिन्होंने चलो दिल्ली का नारा लगाकर आजादी की ऐसी चिंगारी भड़काई जिसमें ब्रिटिश हुकूमत जलकर राख हो गई। उन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु इतनी गुमनामी में कैसे हुई कि घायल या मृत अवस्था में उनकी कोई तस्वीर आज तक नहीं मिल पाई? क्या वाकई में नेताजी साल 1985 तक गुमनामी बाबा बनकर जिए? और क्यों उन्होंने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अचानक इस्तीफा दे दिया? जाने इस वीडियो में। साथ ही करीब 80 साल पुरानी नेताजी की कुछ ऐसी दुर्लभ वीडियोस भी देखेंगे जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। लेकिन उससे पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भले ही नेताजी ने आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाई खुद अपनी आजाद हिंद फौज बनाकर लड़ी थी, लेकिन उनकी जड़ें कांग्रेस के साथ जरूर जुड़ी हुई थी। बल्कि सन 1930 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ही उन्होंने नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिसके बाद 1931 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। लेकिन गांधी जी और नेताजी बोस के विचारों में मतभेद तब शुरू हुआ जब गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करवाया गया, जिसका नेतृत्व खुद नेताजी कर रहे थे। लेकिन वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और वर्ष 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अगले साल जब दूसरी बार कांग्रेस प्रेसिडेंट पद के लिए कैंडिडेट को चुनना था, तब सुभाष चंद्र बोस ने भी एक और वर्ष के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की इच्छा प्रकट की थी। इसका सबसे जोरदार समर्थन रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, क्योंकि उनकी नजर में कांग्रेस में आधुनिक सोच के सिर्फ दो ही व्यक्ति थे, सुभाष और जवाहरलाल। अब नेहरू तो उस वक्त कांग्रेस प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए टैगोर चाहते थे कि बोस एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन गांधी सुभाष चंद्र बोस को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने करीबी पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस के सामने चुनाव में उतार दिया, और गांधी का विरोध होने के बावजूद इस चुनाव में नेताजी को 1580 वोट्स मिले, जबकि सीतारमैया को सिर्फ 1377 लोगों ने ही मत दिया था। ऐसे में नेताजी एक बार फिर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए, और ये दुर्लभ क्लिप उसी दौर की है जब नेताजी की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस का 51 बैलों का रथ चंद्रबाबू की। पापा देखिए, राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस का 51 बैलों के रथ का तवारीखी जुलूस इतिहासगत। हालांकि गांधी जी के साथ उनकी वैचारिक मतभेद के कारण बोस ने उसी साल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और अकेले आजादी की लड़ाई लड़ने लगे। अब जहां एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हो चुका था, वहीं नेताजी ने एक बार फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिस वजह से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन नेताजी बड़ी चालाकी से हाउस अरेस्ट से भाग निकले और जर्मनी में आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। हेर हिटलर ने सुभाष बाबू स्वागत किया और जर्मनी में तिरंगी झंडे के नीचे अपने देश को आजाद करने के लिए सुभाष बाबू ने जय हिंद के नारे के साथ आजाद हिंद फौज कायम की। उस वक्त जापान नियंत्रित सिंगापुर में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यानी आजाद हिंद संघ के प्रधान रास बिहारी बोस ने नेताजी को सिंगापुर आने का आमंत्रण दिया और 2 जुलाई 1943 के दिन नेताजी सिंगापुर पहुंचे। जहां रास बिहारी बोस ने इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद संघ का अध्यक्ष बनाया। यह पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विदेश में रहने वाले हिंदुओं ने बनाई थी जो ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी चाहते थे। बाबू सुभाष चंद्र बोस की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, महात्मा गांधी की। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी सिंगापुर में एक सभा का आयोजन करते हैं, जहां आजाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा करते हुए पहली बार चलो दिल्ली का नारा लगाते हैं, जिसका महत्व भारत की आजादी में कितना था वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। एक नारा लगा और वो ये था, चलो पेरिस, चलो पेरिस तो है फ्रांस की राजधानी और पेरिस पर कब्जा करने से फिर फतेह होते। उन लोगों के मुंह से वो एक
एक ही नारा निकल रहा था, चलो पेरिस, चलो पेरिस। जहाँ है राज अंग्रेजी, चलो टहली के जंग के लिए प्रधान जी के इस नारा का मतलब ये भी है कि और भी हथियार और मैदान जंग पर हमारा भी एक ही नारा होना चाहिए, हो सकता है चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। इस दौर में नेताजी ने एक और ऐतिहासिक स्पीच दी थी, आइए उसे भी सुनते हैं। जंग आजादी के नुमाइंदों, बहनों और भाइयों, आप लोगों के दिली इस्तकबाल के लिए, आपने जो मुझको पूर्वी बनाया के लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अब ये वक्त निहायत नाजुक है। मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूँ निहायत नम्रता के साथ, और खुदा से दुआ मांगता हूँ वो ताकत, वो जोश, वो बहादुरी से अपने हमवतनों की पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान को आजादी पहुंचा। अगले 3 सालों तक नेताजी आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हैं और विदेश में ब्रिटिशर्स की कमर तोड़कर रख देते हैं, लेकिन देश को आजाद होते देखने से पहले ही वो इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं और ये फिर गुमनामी में खो जाते हैं। जी हाँ, अब वैसे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संपूर्ण जीवन रहस्यों से भरा हुआ था, लेकिन जो रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया वो था उनकी मौत का रहस्य। तो दूसरे विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर करने के बाद दुनिया में फैली उनकी सेनाएं बिखर चुकी थी। दूसरी तरफ हिटलर ने भी खुदकुशी कर अपनी जान ले ली थी, यानी जापान और जर्मनी दोनों देश बुरी तरह से ये जंग हार चुके थे, जिससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई के लिए वो साल 1943 से जापान और जर्मनी से मदद ले रहे थे। तभी उन्होंने सोवियत संघ से मदद मांगने का निर्णय लिया और एक लंबे सफर पर निकल पड़े। उनका प्लान था कि वो पहले टोक्यो जाकर जापानीज सरकार को धन्यवाद कहेंगे, फिर सोवियत यूनियन जाकर तानाशाह जोसेफ स्टालिन से मदद मांगेंगे, जिसके लिए 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से बैंकॉक होते हुए सैगोन पहुंचे। वहां से आगे जाने के लिए एक भी जापानी विमान उपलब्ध नहीं था। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें एक जापानी बमवर्षक विमान में जगह मिली, लेकिन इसमें उनके सभी साथी सवार हो सके उतनी जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने साथ चलने के लिए हबीबुर रहमान को चुना और बाकी साथियों का हाथ मिलाकर जय हिंद कहते हुए वो तेजी से कुछ सीढ़ियां चढ़कर विमान में सवार हो गए। नेताजी की मौत पर खिताब लिखने वाले पत्रकार आशीष रे बताते हैं, उस विमान में क्रू समेत 14 लोग सफर कर रहे थे। पायलट के ठीक पीछे नेताजी बैठे हुए थे, उनके सामने पेट्रोल के बड़े बड़े जेरी केन रखे हुए थे। नेताजी के पीछे हबीब बैठे हुए थे। हालांकि विमान में दाखिल होते ही जापानियों ने नेताजी को को पायलट की सीट देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, यानी अब पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल शीदे के अलावा सभी लोग विमान की जमीन पर बैठे हुए थे और नेताजी को एक छोटा सा कुशन दिया गया था ताकि उनकी पीठ को आराम मिल सके। हालांकि सभी मुसाफिरों के पास कोई सीट बेल्ट नहीं थी। शहनवाज समिति को दिए अपने एक इंटरव्यू में कर्नल हबीबुर रहमान ने बताया कि विमान बहुत ऊपर नहीं गया था और अभी एयरफील्ड सीमा के अंदर ही था कि मुझे विमान के सामने के हिस्से से धमाके की आवाज सुनाई दी। शुरुआत में मुझे लगा कि विमान पर दुश्मन के किसी तोप का गोला लगा, लेकिन फिर मुझे पता चला कि विमान का एक इंजन खराब हो गया है और उसका प्रोपेलर टूटकर नीचे गिर गया है। लेकिन हम कुछ समझ पाते उसके पहले ही विमान नाक के बल जमीन से टकराया और उसके अगले व पिछले हिस्से में आग लग गई और कुछ देर के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने नेताजी से कहा, नेताजी आगे से निकलिए, क्योंकि पीछे आग जल रही थी। लेकिन उनके पास रखे जेरिकेन फटने की वजह से उनके पूरे कपड़े पेट्रोल से सराबोर हो चुके थे। आगे उन्होंने कहा, बाहर आते ही मैंने देखा नेताजी मुझसे 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे और उनकी निगाह पश्चिम की तरफ थी। उनके कपड़ों में आग लगी हुई थी। मैं उनकी तरफ दौड़ा और मैंने बहुत मुश्किल से उनकी बूशर्ट बेल्ट निकाली, जिससे मेरे हाथ भी बुरी तरह से जल गए। फिर मैंने उन्हें जमीन पर लेटा दिया। मैंने देखा कि उनके सिर के बाएं हिस्से पर 4 इंच लंबा गहरा घाव था। मैंने रुमाल लगाकर उसमें से निकल रहे खून को रोकने की कोशिश की। तभी नेताजी ने कहा, मैं शायद नहीं बच पाऊंगा और जब आप मुल्क वापस जाएं तो लोगों को बताना कि मैंने आखिरी दम तक मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। वो जंग आजादी को जारी रखें, हिंदुस्तान जरूर आजाद होगा। यानी अपने जीवन के आखिरी पलों में भी वो अपनी बीवी या बेटी के बारे में नहीं बल्कि देश की आजादी के बारे में सोच रहे थे। मित्रों, यह हादसा दोपहर के करीब 3 बजे हुआ था, जिसके बाद अगले 6 घंटे तक नेताजी की मौत से लड़ाई चली। लेकिन फिर रात के 9 बजे उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि कर्नल हबीबुर रहमान ने नेताजी की मौत की पुष्टि की थी और कहा था कि वो उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। लेकिन यहीं से शुरू होते हैं उनकी मौत से जुड़े ऐसे सवाल जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। दरअसल घायल या मृत नेताजी की कोई तस्वीर आज तक नहीं मिली।
ऐसे में उस वक्त इंडियन नेशनल आर्मी ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनकी मृत्यु हुई है। जब वो लोग मानते कि उस वक्त नेताजी जिंदा थे, वो इसे लेकर 2 थियरीज बताते हैं। पहली, उनकी मौत 8 साल बाद रूस में होना। दरअसल वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं कि उस दिन विमान दुर्घटना का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और 1991 के सोवियत विघटन के बाद एक सोवियत स्कॉलर ने उन्हें बताया था कि नेताजी तो ताइवान गए ही नहीं थे। वो साइगोन से सीधे मंचूरिया आए थे, जहां हमने उन्हें गिरफ्तार किया था। बाद में स्टालिन ने उन्हें साइबेरिया के युकुत्स्क जेल में भिजवा दिया था, जहां 1953 में उनकी मौत हो गई थी। वहीं दूसरी थियोरी कहती है कि वो एक तपस्वी बाबा बन गए थे और एक ऐसा ही नाम गुमनामी बाबा का, जिन्हें लेकर कोई कहता है कि वो सुभाष चंद्र बोस के बेहद करीबी थे, तो कोई दावा करता है कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि खुद सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन क्यों? तो 16 सितंबर 1985 के दिन फैजाबाद में रहने वाले गुमनामी बाबा का निधन होता है, तो उनके घर की तलाशी ली जाती है, जहां अफसरों को एक बक्सा मिलता है जिसमें कथित तौर पर सुभाष चंद्र बोस के जन्म की तस्वीरें, लीला राय की मौत पर हुई शोक सभा की तस्वीरें, सुभाष चंद्र बोस के माता पिता की निजी तस्वीरें, नेताजी की तरह दर्जनों गोल चश्मे, एक रोलेक्स की घड़ी और आजाद हिंद फौज की एक यूनिफॉर्म के साथ जर्मन, जापानी और अंग्रेजी साहित्य की किताबें मिलती हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि नेताजी ही गुमनामी बाबा थे। गुमनामी बाबा से जुड़े इन्हीं रहस्यों और उनके नेताजी के साथ कनेक्शन के बारे में जानने के लिए साल 2016 में जांच के लिए जस्टिस विष्णु सहाय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने साल 2019 में अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक गुमनामी बाबा एक असाधारण मेधावी व्यक्ति थे। वो नेताजी के अनुयायी थे। वे बंगाली, अंग्रेजी और हिंदी भाषा के जानकार थे। उन्हें युद्ध, राजनीति और समसामयिक की गहन जानकारी थी। वो पूजा, ध्यान, संगीत और भजन में अपना समय बिताते थे। इतना ही नहीं, बाबा अयोध्या में 10 साल तक गुमनामी में रहे। इस दौरान वो समय समय पर अपना घर बदलते थे, इसलिए आयोग गुमनामी बाबा की पहचान नहीं कर सका और वो गुमनामी बने रहे। तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही गुमनामी बाबा थे और 1945 में हुई विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत हुई थी या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। 11,000 लाइक के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और इतिहास के पन्नों में छिपी ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।